10 नवंबर को लाल किला मेट्रो गेट के सामने ब्लास्ट होता है। उसके बाद से पूरे देश भर में हड़कंप मच जाता है और उसके ठीक बाद से ही दिल्ली से लगा हुआ एनसीआर का इलाका फरीदाबाद, वहाँ के धौज गांव की अल फलाह यूनिवर्सिटी ठीक सामने हम खड़े हुए हैं और देखिए मेरे ठीक पीछे ये ईडी का कैंपस है, जहाँ पर आज सुबह 5 बजे से ईडी की रेड चल रही है। ईडी की टीम सुबह 5 बजे से पहुंची हुई थी और यहाँ पर जांच कर रही है और जांच वित्तीय मामलों को लेकर के है। जांच एजेंसियां जब यहाँ पर जांच कर रही थी तो उनको उस दौरान कई वित्तीय अनियमितताएं सामने मिली, जिसके बाद से जांच के लिए ईडी आई। ईडी वो संस्था जिसके अभी पिछले कुछ वर्षों में जो भ्रष्टाचार की करने वाले लोग थे, जो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोग थे, उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा दहशत का दूसरा नाम बन चुकी थी। ये गाड़ी अभी सामने जा रही है, अभी इसमें कश्मीर पुलिस की जो टीम है वो अभी अंदर गई हुई थी और अभी ये गाड़ी जम्मू एंड कश्मीर 02 CK नंबर है गाड़ी का और अभी ये अंदर गए हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच के बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर के ये सबसे बड़ी खबर है कि ईडी आज सुबह 5 बजे से दिल्ली, हरियाणा, फरीदाबाद और मध्य प्रदेश में तकरीबन 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर रही है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग की जांच के तहत की जा रही है। ईडी की टीमें दिल्ली के ओखला स्थित यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर, फरीदाबाद कैंपस और ट्रस्टियों के आवासों व कार्यालयों में भी जांच कर रही है। अभी आप देख सकते हैं कि ये अंदर का दृश्य है, जो मेन कैंपस है, मेन कैंपस के अंदर का दृश्य है ये, और ये वो रोड है जिससे आप एडमिन बिल्डिंग की तरफ जाते हैं, जहां पर ईडी अभी जांच कर रही है। कैंपस के भीतर बिल्डिंग नंबर 17 जो एडमिन की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में अभी ईडी की जांच चल रही है। सुबह 5 बजे से जांच चल रही है और ये जांच पूरे दिन ही चल रही है, क्योंकि अभी आप देख लीजिए 3 बजे का टाइम हो रहा है और सुबह 5 बजे से ये जांच चल रही है। अब कई सारी अनियमितताएँ, कई सारी शेल कंपनियाँ, खास तौर पर ईपीएफओ को लेकर के अनियमितता, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी, जिसके बाद से ईडी का इन्वॉल्वेशन हुआ है यहाँ पर। तकरीबन 9 शेल कंपनियों की बात हम करें तो 9 शेल कंपनियाँ रजिस्टर्ड है। जांच जब एजेंसियाँ कर रही थी तो उनको इस दौरान जब छापेमारी चल रही थी, ईडी के कुछ अधिकारियों के साथ बातचीत करने का प्रयास किया गया था और सूत्रों से फिर जब जानकारी हमको मिली तो सूत्रों से जानकारी के अनुसार छापेमारी के दौरान यूनिवर्सिटी के संचालन और वित्तीय लेन देन में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई। जांच में पाया गया कि एक ही पते पर 9 शेल कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। कई कंपनियों में समान मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी से जुड़े कर्मचारियों का ईपीएफओ रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। मतलब वित्तीय गड़बड़ियों की आशंका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और उसी की जांच की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस में पहले से आरोपित डॉक्टर निसार उल हसन की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी डॉक्टर सुरैया और बेटी निबिया को यूनिवर्सिटी कैंपस में ही हाउस अरेस्ट किया गया है। दोनों से भी पूछताछ जारी है और उनके मोबाइल फ़ोन नंबर एजेंसियों ने जब्त कर लिए हैं। निबिया यूनिवर्सिटी में MBBS सेकेंड ईयर की छात्रा है। साथ ही जांच एजेंसियों ने यूनिवर्सिटी के MBBS के 10 छात्रों को भी कैंपस से बाहर जाने से रोक दिया है। ये वो छात्र हैं जो मूलतः कश्मीरी मूल के हैं और इनका उम्र के साथ उठना बैठना या नज़दीकी का संदेह था, जिनके साथ उन सारे स्टूडेंट्स को रोका गया है। सभी के मोबाइल फ़ोन, जितने भी छात्र हैं जिनको कैंपस से बाहर जाने से रोका गया है, उन सभी के फ़ोन नंबर, मोबाइल फ़ोन, कॉल डिटेल, लोकेशन और अन्य डिजिटल डाटा खंगाला जा रहा है। हरियाणा के कार्यवाहक DGP OP सिंह भी आज सुबह यूनिवर्सिटी आए हुए थे और अधिकारियों के साथ भी जांच की उन्होंने जानकारी ली और यूनिवर्सिटी के कई मेडिकल स्टाफ अवकाश पर चल रहे हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। जब DGP यहाँ पर पहुँचे उस दौरान भी जो कार्यवाहक DGP हैं हरियाणा के OP सिंह, वो सुबह पहुँचे हुए थे। यहाँ पर जो जांच एजेंसियाँ हैं उनके साथ बातचीत हुई और भीतर जो जांच चल रही है, ख़ासतौर पर हरियाणा की जो एजेंसियाँ हैं उनके साथ उन्होंने बातचीत की। इस दौरान ये भी बात पता चली कि यूनिवर्सिटी के कई मेडिकल स्टाफ ऐसे हैं जो अवकाश लेकर घर लौट गए हैं।
इस बीच एक चीज़ और बात सामने आई कि संदिग्ध संपर्कों की जांच को लेकर डॉक्टर आलिम गौर, डॉक्टर शैमशुल और डॉक्टर अशील सहित कई छात्रों और इंटर्न से पूछताछ जारी है। ये सारे जो है तो अभी कैंपस के भीतर है। जांच में ये भी सामने आया है कि डॉक्टर आलिम और डॉक्टर अशील दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार डॉक्टर उमर की लाल रंग की इको स्पोर्ट कार चलाते थे। जांच एजेंसियों के अनुसार अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि इनके बीच किसी प्रकार की बातचीत होती थी, लेकिन सभी डिजिटल और वित्तीय रिकॉर्ड की गहराई से जांच की जा रही है। एजेंसियों का मानना है कि आने वाले दिनों में मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब इस दौरान एक चीज़ और सामने आई, आज सुबह ही जब वो बात सामने आई तो ये भी बात सामने आई कि 25 सितंबर को डॉक्टर शाहीन सईद फरीदाबाद में मारुति ब्रेजा कार खरीदने गई थी। कार की डिलीवरी लेने के लिए वह अकेली नहीं गई, बल्कि साथ में डॉक्टर मुजम्मिल शकील भी उनके साथ मौजूद था। डॉक्टर मुजम्मिल शकील वही है जो अभी इस गेट पर जहां खड़े हैं, यहां से ठीक इधर साइड में आप जाएंगे तो राइट साइड का इलाका है। यहाँ से करीब 300 मीटर आगे आप जाएंगे तो वहाँ पर एक बिल्डिंग है जहाँ पर रूम नंबर 15 में वो किराए के मकान में रहा करता था, और अब उसी को लेकर के ये बात सामने आई है। और ये जानकारी तब की है जब डॉक्टर शाहीन, आतंकी डॉक्टर शाहीन, जब मारुति ब्रेजा खरीदने के लिए गई थी। उसी दौरान दोनों की एक संयुक्त तस्वीर सामने आई और उससे दोनों के आपसी संपर्कों को लेकर के भी एजेंसियां जांच कर रही हैं। दिल्ली ब्लास्ट की जांच के दौरान 13 नवंबर को पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी परिसर में ही ये ब्रेजा कार बरामद भी की थी। कार मिलने के बाद दोनों डॉक्टरों की गिरफ्तारी की गई। अब जांच एजेंसी भीतर है, साथ में ईडी भी है, तो ईडी को अल फलाह ट्रस्ट की शुरुआती जांच में ही गड़बड़ियां सामने आई। अल फलाह ट्रस्ट और उससे जुड़े संगठनों की जांच जारी है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मुजस्सिल। ये दोनों ही हैं जो मारुति ब्रेजा कार खरीदने के बाद एक साथ आपको देख रहे हैं। ये डॉक्टर मुजस्मिल शकील और डॉक्टर शाहीन सईद, ये दोनों आप देख पा रहे हैं। देखिए, ये यूनिवर्सिटी के ठीक सामने हम खड़े हैं। एक तरफ आपको विजुअल में जो ब्लर में दिख रहा है वो यूनिवर्सिटी है, और उसके ठीक बगल में ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये डॉक्टर मुजम्मिल शकील और शाहीन सईद, इन दोनों की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ये दोनों तस्वीर अभी सामने आई है। साथ में वो ब्रेजा कार भी है जिसको अभी 13 तारीख को जांच एजेंसियों ने इस कैंपस के भीतर ही बरामद किया था। अब आपको बता दें कि ईडी जब से अंदर में है तो वित्त और प्रशासन संभालने वाले प्रमुख लोगों पर भी कार्रवाई की गई है। ट्रस्ट से जुड़ी 9 शेल कंपनियों की जांच हो रही है जो एक ही पते पर रजिस्टर्ड है। शुरुआती जांच में कई संदेह सामने आए हैं, जैसे बताए गए कारोबारी पते पर कंपनी का कोई वास्तविक दफ्तर नहीं मिला। कई कंपनियों में एक ही मोबाइल नंबर और ईमेल इस्तेमाल हुआ। EPFO ESIC में कोई रिकॉर्ड नहीं, जबकि कंपनियों का दावा बड़ा ऑपरेशन चलाने का है। डायरेक्टर्स और साइनेटरीज कई जगह एक ही व्यक्ति और KYC में बड़ी खामियां मिल रही हैं। बैंकिंग चैनलों से बहुत कम वेतन भुगतान, HR रिकॉर्ड भी नहीं मिले। कई कंपनियों की रजिस्ट्रेशन तारीखें, संपर्क नंबर और पता एक जैसा पाया गया। इसके अलावा UGC और NAAC मान्यता से जुड़े दावों में भी शुरुआती तौर पर गड़बड़ियां मिली है, जिन्हें ईडी के अधिकारी संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर जांच कर रहे हैं। तो ये तो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ कि ईडी जब यहाँ पहुँची है तो किन किन विषयों पर ईडी जांच कर रही है। अभी आप यहाँ पर एक बार देखिए, गेट पर जो बैठे हुए ये लोग हैं, ये सिक्योरिटी गार्ड जो हैं, इनमें से कश्मीर के भी सिक्योरिटी गार्ड है, यहाँ लोकल के भी सिक्योरिटी गार्ड है। आप इसे समझ सकते हैं कि एक दिल्ली NCR की एक यूनिवर्सिटी जो
जहाँ पर अल फलाह यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर पढ़ने वाले 40% छात्र कश्मीर के होते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड तक कश्मीर का आपको मिल रहा है। यहाँ पर जो 2 सबसे बड़े साजिशकर्ता मिले वो दोनों कश्मीर के पाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कश्मीर से डायरेक्ट सीधा कनेक्शन सामने आ रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, जैसे ब्लास्ट को लेकर के जो जांच चल रही है, उस जांच में कई तरह की चीज़ें सामने आई हैं। पुलिस पिछले 5 साल का पूरा रिकॉर्ड देख रही है, खासकर NIA दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और JNK पुलिस, डॉक्टर शाहीन, मारे गए आतंकी डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर मुजम्मिल के। ये वही गाड़ी है, ये कश्मीर वाली गाड़ी है, जम्मू कश्मीर 02 CK 8208। ये वहाँ की गाड़ी है जो अभी कुछ देर पहले जम्मू पुलिस के लोगों को लेकर गई भी थी। तो मैं आपको बता रहा था कि मारे गए आतंकी डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर मुजम्मिल के पिछले 5 साल का रिकॉर्ड जांच एजेंसियां खंगाल रही हैं। एजेंसियां पता लगा रही हैं कि आरोपियों ने 5 साल में देश के किन किन हिस्सों में गए और कौन से धार्मिक बैठकों में हिस्सा लिया। इन सब के रिकॉर्ड को चेक करके पुलिस सारे तार को जोड़कर आगे जांच करेगी। इस दौरान तमाम फरीदाबाद से लेकर के तमाम दिल्ली से जुड़े के आसपास की जितनी भी मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों में भी पुलिस ने जांच अभियान चलाया। मस्जिदों के भीतर और मस्जिदों के आसपास की जो बस्तियां हैं, उन सब तमाम बस्तियों में लोगों के पास जा कर के उनके रिकॉर्ड चेक किए, उनसे बातचीत किए। हर व्यक्ति का आधार कार्ड से लेकर के, ख़ास तौर पर कि इस पूरे क्षेत्र में जहाँ पर मस्जिद है, मस्जिद के आसपास के जो मोहल्ले हैं, वहाँ पर कौन कौन लोग किराएदार रह रहे हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के ख़ास तौर पर एजेंसियां जांच जब कर रही हैं तो इस चीज़ को विशेष ध्यान दे रही है। और इस जांच पर ख़ास तौर पर इस चीज़ पर फोकस है कि जो किराएदार हैं, जो बाहर के लोग हैं, रहने के लिए आए हैं और यहाँ पर रह रहे हैं, तो इस तरह की जो जांच चल रही है। तो ये जांच कोई पर्टिकुलर एक जगह की नहीं है, ये जांच लगातार अलग तमाम जगहों पर, फिर जहाँ ईडी की रेड और ईडी की रेड पड़ी, जैसे 25 जगहों पे, मध्य प्रदेश से लेकर के, दिल्ली से लेकर, हरियाणा से लेकर या फरीदाबाद से लेकर के, जो भी जगह मिल रही है, जहाँ पर भी जानकारी मिल रही है, ईडी की रेड चल रही है। और आज की बात हम करें तो आज सुबह 5 बजे से इन 25 जगहों पर रेड चल रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वित्तीय अनियमितताएँ सामने आ रही हैं और इसकी जाँच ईडी कर रही है। और ईडी के आने का मतलब ये है कि जहाँ जाँच चल रही है वहाँ पर कार्रवाई बड़ी होने वाली है। वहाँ पर जो लोग मिलेंगे तकरीबन 6 महीने की गैर जमानती, उनको उठाया जाएगा और उनसे पूछताछ के दौरान कोर्ट में पेशी होगी और हर तरह की वो सारी चीज़ें सब कुछ की जाएंगी। तो अभी हम बात कर रहे थे कि किन किन पहलुओं पर जांच चली है, मस्जिदों को चेक करने के अलावा और भी क्या कुछ हुआ है। पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड जैसे पुलिस देख रही है। कश्मीरी मौलवी से इस पूरे जांच के दौरान ये जानकारी मिली थी कि जो कश्मीरी मौलवी से अल फलाह का इनपुट मिला था। पुलिस के सूत्रों ने बताया कि कश्मीरी मौलवी इरफान ने पूछताछ में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में कार्यरत डॉक्टर मुजम्मिल शकीर, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर उमर नबी के बारे में इनपुट दिया था। 6 नवंबर को JNK पुलिस, हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस के साथ मिलकर फरीदाबाद के सहारनपुर में एक साथ तलाशी ली। JNK पुलिस ने यूपी के सहारनपुर में कार्यरत डॉक्टर आदिल को भी पकड़ा, जबकि फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर शाहीन शिकंजे में आए थे। अब दिल्ली ब्लास्ट के बाद चर्चा में आई अल फलाह यूनिवर्सिटी में जांच एजेंसियों ने डेरा डाल रखा है। अब इसका असर ऐसा है कि यूनिवर्सिटी में कामकाज पर भी इसका असर दिखने लगा है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साथ साथ अन्य कर्मचारी इस्तीफ़ा देने का दौर जारी हो गया है। बीते 2 दिनों में अस्पताल में काम कर रहे 20 पैरामेडिकल स्टाफ ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इससे पहले भी 10 प्रोफेसरों ने इस्तीफ़ा देने की बात पिछले हफ्ते सामने आई थी। कर्मचारियों का मानना है कि विधि के साथ आतंकी कनेक्शन जुड़ने से, विश्वविद्यालय के साथ आतंकी कनेक्शन जुड़ने से परिसर का माहौल तनावपूर्ण हो गया है।
हालांकि मैनेजमेंट की तरफ से किसी को रिलीविंग लेटर जारी नहीं किया गया है। मैनेजमेंट इस्तीफ़ा दे रहे लोगों से बातचीत कर उन्हें रोकने का प्रयास कर रहा है। अब इसके साथ ही अब आप समझिए 2 दिनों में अस्पताल में काम कर रहे 20 से ज़्यादा पैरामेडिकल स्टाफ ने इस्तीफ़ा दे दिया। तो इस तरह की चीज़ें बन गई हैं कि लोग जो है डरे हुए हैं। भीतर जो काम चल रहा है उसको लोग डरे हुए हैं। जैसे देखिए ये JH-15V ये भी बाहर की गाड़ी है, यहाँ की लोकल गाड़ी नहीं है ये। अब इसके बारे में पुष्टि के लिए वाइस चांसलर से बार बार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। लेकिन विभागीय सूत्रों के अनुसार जो हमको जानकारी मिल रही है उसमें बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में कुल मिलाकर के 1300 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ये सभी मेडिकल से जुड़े अलग अलग कोर्स कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक यूनिवर्सिटी पर हो रहे एक्शन से छात्रों के भविष्य के लिए विकल्प की तलाश की जा रही है। इसके लिए ESIC मेडिकल कॉलेज, नूह के नल्हड़ मेडिकल कॉलेज, छायांश स्थित अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज, दिल्ली NCR में बने अन्य कॉलेजों से सीटों की जानकारी मांगी जा रही है। बीते गुरुवार को NAC की तरफ से भी यूनिवर्सिटी के शो कॉज नोटिस जारी कर कुल 7 बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है, अभी जिसका जवाब नहीं भेजा गया है। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कश्मीर के हैं जो यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन इस पूरे जांच के दौरान उन सारे कश्मीरी छात्रों को रोक दिया गया है। अब यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों का आना जाना लगातार जारी। बताया क्या जा रहा है, हम यहाँ पे खड़े हैं, देख ही रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसियाँ जो है लगातार उनका आना जाना है। जैसा कि और सोमवार को ही दिल्ली, यूपी और JNK पुलिस की एजेंसियां यूनिवर्सिटी परिसर में पहुंच गई थी। बताया जाता है कि एजेंसियां यूनिवर्सिटी प्रबंधन व JNK छात्रों से कई राउंड की पूछताछ करने में लगी रही। कहा जा रहा है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो कहा जा रहा है कि अल फलाह में पढ़ने वाले छात्रों को कैंपस से बाहर न जाने की सलाह दी गई है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब आप देखिए अल फलाह यूनिवर्सिटी का ये गेट है जहाँ से लगातार गाड़ियों का आना जाना ये लगा हुआ है। तमाम देश भर का जितना भी बड़ा मीडिया है और नेशनल मीडिया वो यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं। यहाँ पर मेडिकल से लेकर के जितनी भी चीज़ें हैं, इतनी भीड़ तो शायद ही कभी देखने को मिलती रही होगी जितनी अभी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिलहाल यहाँ पर हर पल एक नई अपडेट सामने आ रही है जिसको लेकर के सब यहाँ पर जमे हुए हैं। जैसे ईडी सुबह 5 बजे से है, अभी गाड़ियाँ अंदर गई हैं, तो हो सकता है कि ईडी के कुछ अधिकारी बाहर निकले और तो इसको लेकर के यहाँ पर अभी सब जमे हुए हैं। और जो भी नई नई जानकारी आ रही है उस पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। ख़ास बात ये कि यूनिवर्सिटी में जांच के दौरान ख़ास तौर पर कश्मीरी छात्र जो हैं उन पर खास तौर पर नज़र। एक बड़ी जानकारी सामने आई जिसको लेकर के मैं आपसे जानकारी शेयर भी करना चाहता हूं कि ईद के आसपास नौकरी लगी थी जैसे परिजनों ने बताया कि अल फलाह के डॉक्टरों से जान पहचान अच्छी होने के कारण इसी साल ईद के आसपास मार्च अप्रैल में ही वाशिद की नौकरी यूनिवर्सिटी में लगी थी। वाशिद ग्रेजुएट है। बड़ा भाई फैजल पहले ही प्राइवेट नौकरी करता था, लेकिन अभी वह घर पर ही है। आरोपी बादिश 10 भाई बहनों में सबसे छोटा है। 8 बहनों की शादी हो चुकी है, इसकी भी शादी की बात चल रही है। इसके पहले वह आतंकी गतिविधियों के आरोप में सुरक्षा एजेंसी के शिकंजे में आया है। उमर जिसने खुद को गाड़ी के साथ उड़ा लिया, लाल किला मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने, वो बादिश के पिता का इलाज कर रहा था और उसी दौरान बादिश उसके संपर्क में आया। जानकारी जो मिली उसकी मां ने बताया कि बेटा अपने पिता का इलाज कराने अल फलाह अस्पताल जाता था। करीब 1.5 साल पहले उसकी कई डॉक्टरों से मुलाकात हुई थी। वहीं के किसी डॉक्टर बादिश की अल फलाह में ही लैब अटेंडेंट की नौकरी लगवाई थी और लैब अटेंडेंट की नौकरी लगवाने वाला बादिश की नौकरी लगवाने वाला उमर ही था और उसी के साथ उसके अच्छे संपर्क भी थे। बादिश के पिता राशिद पेशे से
आरएमपी डॉक्टर हैं, लेकिन करीब 1.5 साल पहले वे पैरालाइज्ड हो गए थे। बादिश उनका इलाज अल-फलाह अस्पताल से ही करा रहा था। बताया जाता है कि राशिद का इलाज अस्पताल में कार्यरत संदिग्ध आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल शकील करता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात डॉक्टर मुजम्मिल के करीबी डॉक्टर उमर नबी से हुई। वहीं डॉक्टर रशीद का इलाज कर रहे थे। तो मामला ऐसा है कि डॉक्टर मुजम्मिल जो है उसकी भेंट सबसे पहले हुई थी डॉक्टर मुजम्मिल से, जो बादिश है, और उस बादिश मुजम्मिल के माध्यम से ही उमर नबी से बादिश की सीधे भेंट हुई और उसी दौरान उसको यहाँ पर लैब अटेंडेंट की नौकरी भी दिलवाई गई। लैब अटेंडेंट वही बादिश जो रेड कलर की इको स्पोर्ट गाड़ी को चलाने का काम करता था, जो शाहीन के नाम पर, उमर के नाम पर, शाहीन के नाम पर नहीं, उमर नबी के नाम पर ही रजिस्टर्ड गाड़ी थी, जिसको ब्लास्ट के दूसरे या तीसरे दिन धौज गांव से ही नज़दीक एक गांव में पाया गया था। तो कुल मिलाकर के पूरी जानकारी ये है कि ईडी की यहाँ पर एंट्री हो चुकी है और इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारी अनियमितताएँ हैं, वित्तीय अनियमितताएँ, और उसी की जांच ईडी कर रही है। अब देखने की बात ये होगी कि जितने भी अभी जांच एजेंसियों के माध्यम से चीज़ें सामने आई है उसमें और क्या चीज़ें अभी हैं। ये भारत सरकार की गाड़ी है देखिए, और ये अधिकारी जो अंदर गए हुए थे ईडी के अधिकारी हैं ये, और ये देखिए अभी ये बाहर जा रहे हैं। ये ईडी के ही अधिकारी हैं जिनकी मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, और ये गाड़ी अभी बाहर निकली। 2 महिला अधिकारी हैं जो अभी अंदर बैठी हुई थी और वो अभी बाहर गई यहाँ से। तो अभी हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि ईडी सुबह 5 बजे से जांच कर रही है, कई सारी टीम अभी अंदर भी है, लेकिन ईडी के 2 बड़े अधिकारी जो महिला अधिकारी हैं वो अभी भी आपके सामने ही से निकली। क्या कुछ लेकर के गई हैं, अभी ये सारी चीज़ें जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी सरकार की उसके बाद ही सामने बात आएगी। अभी तो फिलहाल ईडी की जांच भीतर चल रही है और जितनी भी वित्तीय अनियमितताएँ हैं यूनिवर्सिटी की, उन सारे विषयों पर जांच चल रहा है और यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब एक सवाल, जिस सवाल के साथ मैं ये लाइव छोड़े जा रहा हूँ, जितनी वित्तीय अनियमितताएँ सामने आ रही हैं, जितनी बातें सामने आई हैं लगातार, क्या इस यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई होनी चाहिए, कैसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये आप कमेंट करके बताएं। क्या इसकी मान्यता वसरत होनी चाहिए या फिर यहाँ बुलडोजर चलना चाहिए सीधा? क्योंकि जिस तरीके से बात सामने आ रही थी कि मात्र 100 रुपया में ये 60 एकड़ ज़मीन दे दी गई थी, जिनको दी गई उनको बाद में फिर 60 करोड़ से ज़्यादा बनाने के लिए भी इसको दिया गया, और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी। यहाँ पर इस तरह की आतंकी गतिविधियाँ हो रही हैं, जो भी मिल रहा है हर व्यक्ति, कश्मीर से जुड़े हुए व्यक्ति जितने भी मिल रहे हैं वो आतंकी गतिविधियों में पाए जा रहे हैं। और अब कहने की बात ही नहीं रही है, ये तो सीधे तौर पर अब ये उदाहरण बन चुका है कि दिल्ली NCR फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी आतंक प्रोडक्शन करने वाली यूनिवर्सिटी है। एक यूनिवर्सिटी जहाँ से इंजीनियर डॉक्टर बन के निकलते हैं, यहाँ से आतंकवादी बन के निकलते हैं। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, यहाँ की पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। कैमरे पर मेरे साथ विष्णु थे और अल-फलाह यूनिवर्सिटी ग्राम धौज में हमारी टीम लगातार यहाँ पर मौजूद है।